अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पेट्रोल पंप पर आग लगी है। पेट्रोल पंप के बैक साइड में जो रिफिलिंग एरिया है वहां पर रिफिलिंग का काम चल रहा था और उसी दौरान एक चिंगारी सी उठी। कहा जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से इस चिंगारी ने वहां पर अग्निकांड को जन्म दिया। 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अपुष्ट खबरें हैं 2 लोगों की मौत की, लेकिन 6 से 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। इनमें से 2 से 3 तो ठीक सेंटर पॉइंट में थे जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह आग लगी। फिलहाल जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो झुलसे हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उनका इलाज जारी है। मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है। पर्वतपुरा बाईपास पर ये पेट्रोल पंप है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि आप न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हो सकता है इस खबर की जानकारी आपको अन्य किसी माध्यम से लगी हो, लेकिन तस्वीरें सिर्फ हमारे पास हैं और इस वक्त आप उसे अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये अग्निकांड हुआ। सहयोगी अभिजीत और दीपक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, मुझे बताया जा रहा है कि अस्पताल में देख रहे हैं जो लोग झुलसे हैं उन्हें किस तरह से इलाज दिया जा रहा है, और साथ ही अभिजीत इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। अभिजीत, आपके पास आ रहा हूं, कितने बजे के आसपास ये सब कुछ हुआ? ये पूरे घटनाक्रम जो है ये 5:45 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब खालसा पेट्रोल पंप है पर्वतपुरा बाईपास पर जो आदर्श नगर थाना इलाके में आता है। यहाँ पर रिफिलिंग के लिए गाड़ी पहुंचती है। वो गाड़ी जो है फ्यूल की रिफिलिंग कर रही होती है। इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम घटित होता है। तेज धमाके की आवाज से पूरा इलाका है वो दहल जाता है, और जो गाड़ी जो रिफिल कर रही थी उस गाड़ी में जो कर्मचारी बैठे हुए थे वो इस धमाके से उठी आग की चपेट में प्रत्यक्ष रूप से आए। और अब से कुछ देर पहले जो फायर ऑफिसर, जो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है, उनके जो फायर ऑफिसर हैं उन्होंने पुष्टि की कि एक शख्स की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है और करीब आधा दर्जन लोग जो हैं वो झुलसे हैं, जिनका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरी लापरवाही के क्या वजह रही, घटनाक्रम के पीछे क्या कारण रहा, ये एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। लेकिन मौके पर पुलिस आला अफसर पहुंच चुके हैं और पूरे हालात को सामान्य करने के प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। जो इस पूरे हादसे की चपेट में लोग आए हैं उनकी डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है। आदर्श नगर थाना एसएचओ हेमराज नून जो है वो तमाम लोगों के नाम पत्ते तस्दीक करने में लगे हुए हैं कि हादसे का शिकार कौन कौन लोग हुए हैं। अपुष्ट रूप से ये भी लेकिन अगर गाड़ियों में थे अभिजीत, तो वो किसी तरह से इन्हीं के एम्प्लॉइज के तौर पे जुड़े हुए थे, उनके बारे में जानकारी खंगाली जा रही है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि शायद अन्य लोग भी हो सकते हैं जो कि इसकी चपेट में आए। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले दीपक, आपके पास आ रहा हूं, कितने लोग एडमिट करवाए गए हैं अस्पताल में? पूरी घटना का जो जिक्र अभिजीत द्वारा किया गया था वो पूरे मौके का बताया जा रहा है। मैं इस वक्त अजमेर के जेलन अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो इस घटना के अंदर गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 9 लोग जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि उनकी भी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि झुलसने की जो परसेंटेज है वो काफी बड़ी मात्रा में है। साथ ही मैं बता दूं, अभी जो अजमेर उत्तर के विधायक हैं वासुदेव देवनानी, वो जेलन पहुंच चुके हैं और घायलों की कुशल क्षेम पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं। और प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा ये इसे माना जा सकता है, जिसमें मैं आपको रोक रहा हूं दीपक। इस वक्त हमारे साथ एसपी जगदीश चंद्र जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या जानकारी है इस घटनाक्रम के बारे में आपको? देखिए, अजमेर शहर के थाना आदर्श नगर क्षेत्र में खालसा पेट्रोल पंप हाईवे पे उनके यहाँ एलपीजी गैस का जो स्टोरेज टैंक है उससे वो ट्रक में कोई गैस भरने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। तो जो टैंक है उसमें कई वाल्व है, तो कोई वाल्व लीक कर गया और उसमें अचानक आग लग गई। यद्यपि उनके पास सेफ्टी मेजर्स के लिए व्हीकल वगैरह थे, लेकिन इतना समय नहीं मिला वो आग को बुझा सके। तो उस समय टैंक के आसपास जितने भी लोग थे, करीब 7-8 लोग खड़े थे, तो उसमें वो सारे झुलस गए। 7 लोग झुलस गए और एक जो उसमें ट्रक में ड्राइवर में बैठा हुआ था वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया जल करके। और इतना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच गई, हमारे सीओ एसएचओ मौके पे पहुंच गए और घायलों को तुरंत जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। 7 लोग हैं जिनका जलने के बाद हालात गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है, और एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उनको भी डेड बॉडी को मोर्चरी में ला करके अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा अब आगे उसमें पेट्रोल पंप में काफी हमने पुलिस जाब्ता भी लगा दिया। आगे एहतियात के लिए वहां आगे दोबारा आग नहीं बढ़ के उसके लिए 4 दमकल भी वहां पहुंच गई है। आग लगभग नियंत्रण में काबू कर लिया गया है और
आगे सर, इस तरह सर की जो हादसे की वजह रही वो प्रमुख तौर पर वो लीकेज रहा है जो कि वाल्व लूज होने या किसी अन्य कारण के लिए रहा है? जानकारी के मुताबिक अभी जो सूचना हमें मिली है उसके मुताबिक ये लीकेज की वजह से, हाँ, वाल्व शॉर्ट सर्किट लीकेज उसकी वजह नहीं था। ना वाल्व लीकेज की वजह से, जैसा पुलिस अधिकारियों ने मुझे बताया। सर वाल्व जो लीकेज की लोग वजह से। झुलसे हैं, जो मारे गए हैं, उनकी शिनाख्त हो चुकी है? उनका डिटेल लिया जा रहा है, कौन कौन है उनका शीघ्र डिटेल लेकर के उसको सार्वजनिक कर तो सभी लोग जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे होंगे रिफिलिंग के प्रोसेस में, वो एम्प्लॉइज हैं? कर्मचारी, पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, वही अधिकतर लोग हैं जो इसमें हादसे में शिकार हुए हैं। तो किसी तरह की जांच की झुलसे जरूरत हैं। पड़ेगी आगे, या जो भी आज फाइनल है? हाँ नहीं, अभी शिनाख्त कर रहे हैं उनकी, बहुत जल्दी शिनाख्त कर लेंगे क्योंकि कर्मचारी हैं, इसलिए मैं समझता हूँ पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अभिजीत भी मेरे साथ हैं। अभिजीत, जैसा कि मैंने कहा, रिफिलिंग के काम में जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो या तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी होंगे या फिर इस प्रोसेस से जुड़े वो लोग जो एम्प्लॉइज कहलाते हैं, उनकी शिनाख्तगी में फिलहाल समय लग रहा है। देखिए, शिनाख्ती में समय नहीं लग रहा है। स्वप्निल, बेसिकली क्या है कि कौन लोग थे, उनका जो रिकॉर्ड है वो पुलिस जो है पेट्रोल पंप ओनर से ले रही है। खाली इतना ही समय लग रहा है क्योंकि हादसे के तुरंत बाद जो रिएक्शन टाइम था वो बहुत कम था, क्योंकि इतने तेज धमाके के साथ गाड़ी में जो रिफिलिंग वाला व्हीकल था उस पूरे व्हीकल में आग लगी थी। तस्वीरें इस बात को बता रही है। तो कौन उसमें, क्योंकि जो मौके के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्योंकि इतना तेज धमाका था और आग एक का एक इतनी जोर से लगी थी, वहां पर रिएक्शन टाइम कम था और प्राइवेट गाड़ियों से झुलसते हुए लोगों को जो है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया था। क्योंकि लेकिन इसमें भी देखिए दो बातें अभिजीत, जैसा कि हमारे सहयोगी अस्पताल से बता रहे हैं कि 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि आधिकारिक पुष्टि 7 की हो रही है। दीपक, अगर आपके पास जानकारी और स्पष्ट हो पाई हो? बिल्कुल, जो जानकारी यहाँ से हमारे को मिल रही है उसमें 9 लोगों की ये बता रहे हैं जो झुलसे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर 9 लोग यहाँ पर जिनका इलाज अंदर चल रहा है और एक की डेथ हो गई, तो कम से कम 10 जो लोग हैं वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। ठीक है अभिजीत, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं इन तस्वीरों को देख रहा हूं, ये पेट्रोल पंप का बैक साइड एरिया है जहां पर रिफिलिंग का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि एलपीजी रिफिलिंग चल रही थी और एक वाल्व या तो लूज हुआ या लीकेज की वजह बना, ये प्रारंभिक जांच कह रही है। पेट्रोल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां पर आग लगी है, धमाका हुआ है, वो पेट्रोल पंप का इनर एरिया है, अंदरूनी इलाका है। तो उसके पीछे एकदम से आबादी इलाका नहीं है और ऊंची बाउंड्री वॉल भी है। इन पेट्रोल पंप का एरिया है वो इस हादसे से प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन जहां पर ये रिफिलिंग हो रही थी एलपीजी गैस की, वहाँ ये धमाका इतना तेज था कि रिएक्शन टाइम बहुत कम था। एक की मौत की पुष्टि खुद एसपी जगदीश चंद्र शर्मा जी ने की है। उससे पहले मैंने आपको भी कहा था कि फायर ऑफिसर ने मौके से हमें इस चीज की पुष्टि कर दी है कि जो एक शख्स था इस हादसे में, वो मौके पर ही गंभीर रूप से झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है और 7 लोग हमें बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ये फिगर के फेर में नहीं पके, जो बीमारदारी है, जो उनका इलाज है, उसको प्राथमिकता देना भी ज्यादा जरूरी है। लिहाजा फिगर जो है अभी भी कंफ्यूजिंग इसलिए रहेगा क्योंकि हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस से अलग इंजर्ड लोग पहुंचे हैं और हादसे के तुरंत बाद प्राइवेट व्हीकल से भी इमीडिएटली कुछ झुलसे हुए लोगों को प्राइवेट व्हीकल से भी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। तो वो ऑफिशियल फिगर थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन मौके पर हालातों को सामान अब किया जा रहा है। आग को पूरी तरीके से काबू कर लिया गया है। एहतियात के तौर पर ब्रिगेड गाड़ी अभी भी मौके पर मौजूद है और जो फायर ऑफिसर्स हैं वो देख रहे हैं आसपास के कहीं कोई एलिमेंट ऑफ फायर जो है कहीं रह नहीं गया हो, उसको भी पूरी तरीके से डट ऑफ करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। पुलिस जाब्ता तैनात है ताकि मौके पर किसी तरह की भीड़ एकत्रित नहीं हो। सिविल डिफेंस की टीम भी राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर पहुंच चुकी है। बड़ा हादसा था और कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो हुई है वो लापरवाही इसकी बांधी रही, क्योंकि देखिए रिफिलिंग का एक प्रोटोकॉल प्रोसेस भी होता है, उसको किस तरह से करना है, आसपास कैसे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना है। तो ये एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा कि आखिरकार कहां पर किस तरह की और कैसी लापरवाही हुई जिसने इतना बड़ा हादसे को अंजाम दिया, जिसमें एक की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए। शुक्रिया अभिजीत, आप नजर बनाए रखें। साथ ही दीपक, आपका भी शुक्रिया, आप भी नजर बनाकर रखिए। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे आंदोलन, सत्र और सियासत की। तो कृषि कानून पर संग्राम सा छिड़ा है। आज फिर सिंघू बॉर्डर पर बवाल हुआ। बवाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब जानिए दिन भर क्या कुछ हुआ है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच में बवाल हुआ। दोनों गुट आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे, एक दूसरे पर हमला बोल दिया। स्थानीय जो प्रदर्शनकारी थे वो सुबह से ही किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, हाईवे खाली करने की मांग कर रहे थे। और इसी बीच घटनाक्रम बढ़ता चला गया। दोनों गुटों में संघर्ष और पत्थरबाजी चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने वहां पर हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस बवाल के बीच कई लोगों और पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबरें मिल रही हैं। पूरे घटनाक्रम की ये छठी तस्वीर है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये 7वीं तस्वीर किसान और स्थानीय लोगों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ, जंग का माहौल बन गया। पुलिस को हालात काबू करने में काफी पसीने छूटे हैं। और 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन अब और जोर पकड़ रहा है। विरोध और समर्थन के बीच भी फंस गया है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में 16 राजनीतिक दलों ने अन्नदाता के समर्थन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया, तो सड़क पर कई जगह किसानों का विरोध भी चलता रहा। देखिए आंदोलन, सत्र और सियासत पर यह रिपोर्ट। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। किसान आंदोलन पर सियासत भारी। 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? जब देश का किसान सड़कों पर है, जब कह रहा हमें वो कानून नहीं चाहिए, तो आप क्यों थोपना चाह रहे हो कानून? क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी? और देश के किसानों को आप गद्दार कह रहे हैं? देश के किसान, देश के अन्नदाता जो लोगों का पेट भरते हैं, उनको आप गद्दार कह रहे हैं? सड़क से संसद तक उठी आवाज। पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और किसानों के प्रति हमारी हमदर्दी भी है, संवेदना है। उन पर जो गैर मानवीय व्यवहार हो रहा है, उनकी बिजली, उनका पानी जो बंद कर रहे हैं, ये गलत बात है। आंदोलन से महापंचायत तक की राह। लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हमारे उस पर भारत सरकार बात करे। हक की मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसानों का आंदोलन अब दोराहे पर खड़ा है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसानों का विरोध भी बढ़ा है, तो साथ आने वाले भी कम नहीं हैं। किसान आंदोलन का प्रतीक बने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन का विरोध हुआ। पथराव की घटना से हंगामा मचा, लेकिन दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरनगर में किसानों के आंदोलन को महापंचायत ने अपना पुरजोर समर्थन दिया। इसमें सियासी दल भी शामिल रहे। वहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाकर विपक्ष के कई दल आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं और जबरन किसानों का आंदोलन खत्म कराने की कोशिश का सरकार पर आरोप मढ़ा। बीजेपी के आदेश के ऊपर ऐसा काम किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोग किसानों के साथ अपना बदला उतार रहे हैं, उनके साथ अपनी बदला ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी इनके बददुआएं लगेंगी और ये पाप कर रहे हैं। जो पीने का पानी जो जीने के लिए सबसे पहला चीज है और ह्यूमन राइट्स का भी बहुत बड़ा वायलेशन है। ये गैर मानवीय व्यवहार हो रहा है, उनकी बिजली, उनका पानी जो बंद कर रहे हैं, ये गलत बात है। वो अन्नदाता है, उसको गद्दार या आतंकवादी कहना बंद करो। वहीं एक दिन पहले तक यूपी बॉर्डर से आंदोलन खत्म कराने की तैयारी कर रहा यूपी प्रशासन अब अपने पांव पीछे खींचता नजर आ रहा है। कल जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी या आज भी जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, वो इन कारणों से बढ़ाई गई थी कि कहीं एजिटेशन की आड़ में कोई गलत तत्व उसके बीच न घुस जाए या किसी तरह की कोई गड़बड़ी न फैला दे, जिससे कि पूरा माहौल खराब हो जाए। आंदोलन की हलचल के बीच बजट सत्र की शुरुआत में भी किसानों का मुद्दा संसद के अंदर और बाहर गूंजा। एक मिनट, उस सदन की गरिमा बनाए रखो। शोक संदेश के समय आप जिस तरीके का संसदीय में व्यवहार कर रहे हैं, वो क्या उचित है?
विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया तो पक्ष और विपक्ष किसान के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाते नजर आए। ये भारत के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और संसदीय परंपरा का कौन सा सम्मान कर रहे हैं वो? ये बहुत ही पीड़ादायक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का भी विपक्ष नकारात्मक राजनीति के चलते बाइकआउट कर रही है। ये उचित नहीं है। 17 years, 18 years of my parliament experience, nowhere we have boycotted the president address. संसद चलानी नहीं, अगर चलती है उसमें विपक्ष को आने नहीं देना, तो इसकी जगह पे ये नई बनी जो 900 करोड़ 1000 करोड़ में नई संसद बना रहे हैं, इसका क्या फायदा जब आपने संसद चलने ही नहीं देनी। जबरदस्ती, फोर्स के साथ, दादागिरी के साथ, मसल पावर के साथ अब उसको संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि सारी पार्टीज जितनी भी हैं ऑपोजिशन की, सब यूनानिमस है कि ये इस देश के किसानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार के बाद अब संसद तक पहुंचेगी किसानों की आवाज? क्या देश की संसद अन्नदाता की मांग पर विचार करेगी या किसानों की मांग पक्ष और विपक्ष की सियासी नूरा कुश्ती का हिस्सा बनकर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो आज दिन भर संग्राम से स्थिति रही दिल्ली में, और इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे दिल्ली। सहयोगी रवि मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अभी तक जो टकराव था वो किसानों और सरकार के बीच में था या केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में था, लेकिन आज का दिन ये बता रहा है कि नहीं, टकराव के और भी मोर्चे खुले हैं। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, कुछ ही पलों में फिर रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे और दिल्ली से अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए, अब तक जो टकराव चला आ रहा था वो किसानों और केंद्र सरकार के बीच में था, केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में था, लेकिन आज स्थानीय प्रदर्शनकारी भी नजर आए। किसान आंदोलनकारियों के साथ उनकी झड़प हुई, देखते ही देखते एक दूसरे की तरफ पत्थर उछाले जाने लगे, संग्राम से स्थिति बनी, जंग का मैदान नजर आने लगा सिंघू बॉर्डर। जानकारी यह भी मिल रही है कि स्थानीय लोगों ने किसानों के तंबू भी इस दौरान उखाड़ दिए। पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस को समझ में आया कि बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां चटकाई गई। और पूरे घटनाक्रम के बाद शाम होते होते कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई। राहुल गांधी भी मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होल्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल हमलावर हुए हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली दंगे की निंदा की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। साथ ही बेनीवाल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी विरोध किया। है आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल जी। सर, देखा जाए तो जिस तरह से आज आपने संसद में विरोध किया है, कभी एनडीए के आप सहयोगी रहे, एनडीए को सपोर्ट करते, लेकिन आप जिस तरह से आज विरोध किए हैं, इसके पीछे क्या माना जाए कारण? देखिए, संसद के अंदर जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था, तमाम पार्टियों ने पहले से ही बाइकाट कर रखा था, बहिष्कार कर रखा था, लेकिन मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर मैं स्वयं वहाँ पे गया और जब कृषि पे राष्ट्रपति बोल रहे थे तो मैंने ये
तीनों काले कानून वापस लो। इसको करीब 3-4 मिनट तक सब जगह इसको चारों तरफ और किसानों के फेवर के अंदर नारेबाजी भी की और दिल्ली की सरकार को चेताया कि किसानों पे जिस तरह आप अन्याय अत्याचार कर रहे हो, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करे, किसानों को सरकार परेशान नहीं करे, तंग नहीं करे, नहीं तो सरकार को अंजाम भुगतने होंगे। लाल किले की घटना जो घटना थी उसकी निंदा हम सब ने उस दिन भी की। आगे भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। पूरा विश्व की नजर इस आंदोलन पे और सरकार सहित कई ऐसे लोगों के पेट में दर्द है जो किसानों को शंकित नहीं देखना चाहते। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और चलिए एक बार फिर चलते हैं दिल्ली। सहयोगी रवि मिश्रा इस वक्त मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। रवि, मैंने कहा कि अभी तक जो टकराव की स्थिति थी वो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में थी या फिर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच में थी। आज एक तीसरा मोर्चा भी आज के दिन ने देखा है टकराव का। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूं और आज का नज़ारा काफ़ी भयानक था। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके आप छोटे स्वरूप में आज के दिन को देख सकते हैं। आज यहाँ के स्थानीय लोग जो सिंघू बॉर्डर के आसपास रहते हैं, नरेला गांव, सिंघू गांव, तकरीबन ऐसे 300 गांव हैं जिनके लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए और एकजुट होकर वो सिंघू बॉर्डर की तरफ गए और वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आमने सामने खड़े होकर विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद दोनों पक्ष यानी किसानों का पक्ष और यहाँ के स्थानीय पक्ष आपस में काफ़ी हिंसात्मक हो गए और पथराव की स्थिति हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियाँ चार्ज हुई। प्रशासन ने स्थानीय लोग और किसानों को बीच बचाव करने के लिए कोशिश की, मगर इसमें पुलिसकर्मियां भी घायल हुए और मीडिया कर्मी पर भी यहां पर हमले हुए। तो अब क्या स्थिति है रवि, अगर आप कैमरामैन की मदद से वहां की तस्वीरें हमें दिखा पाए? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश करूंगा मगर इस रास्ते पे कहीं भी कोई लाइट नहीं है और काफ़ी अंधेरा है। मगर प्रशासन दिखाना चाहूँगा आपको कि प्रशासन यहाँ पर किस तरीके से मुस्तैद है। जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि जो किसान यहाँ पर 2 महीने से बैठे हैं वो यहाँ से हट जाएं, क्योंकि उनका रोजगार, उनकी फैक्ट्री, उनके कारखाने पूरी तरीके से बंद है और आर्थिक समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है। और 26 जनवरी की घटना के बाद तमाम स्थानीय लोग अब किसानों के विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें यहाँ से आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी होती है और किसानों को अब यहाँ से हटना चाहिए और उसी का नज़ारा आज देखने को मिला। आपको बता दूं कि कल दोबारा 300 गांव के लोग यहाँ एकजुट होंगे और आज से ज़्यादा बड़े पैमाने पे विरोध जताने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है। अब देखना कहने का मतलब है कि आज जो एक नया मोर्चा टकराव का नजर आया वो और थोड़ा परमानेंट रूप में सामने आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही सियासत से जुड़ी रिएक्शंस भी लगातार आ रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अंग्रेजों की तरह जुल्म ढा रही है। आज भी पहले दिन से जब से ये किसान ये कह रहे हैं कि हमने ये कानून मांगे नहीं, आप जबरदस्ती हमको क्यों पिला रहे हो, क्यों दे रहे हो ऐसे कानून जिससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमारी आमदनी दोगुनी नहीं होने वाली है, हमारे को हमारी लागत का 50% मुनाफा नहीं मिलने वाला है, तो आप ज़बरदस्ती ये क्यों कर रहे हो। पूरी व्यवस्था जो 70 साल से जमी हुई है, एमएसपी मिल रहा है, जो एएमएफसी की जो संस्थाएं हैं उनको आप ख़त्म करना चाहते हो। लेकिन मोदी जी इसलिए नहीं मान रहे हैं कि मोदी जी ने अपने मित्रों के साथ में एमओयू कर रखा है। और खबरों में आगे देखिए, पपला बोलेगा राज खोलेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।